तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पाइमिलिक एसिड एक फैटी एसिड है और फैटी एसिड से एसिटाइल को ए बनने की घटना को हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते थे। हमने बताया था आपको बीटा ऑक्सीडेशन क्या था, फैटी एसिड से एसिटाइल को ए बनने की घटना को बीटा ऑक्सीडेशन कहते थे। आपको पता है पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? पाल्मिलिक एसिड में पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं और इसमें 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। और एसिटाइल को ए में कितने कार्बन होते हैं? एसिटाइल को ए में मात्र 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड है। तो सोचो एक पाइमिलिक एसिड से कितने एसिटाइल को ए बनेंगे? 16 को अगर हम टुकड़े में तोड़ें तो 2-2 कार्बन के कितने टुकड़े बनेंगे? तो सबको पता है कि अगर एक पाइमिलिक एसिड को तोड़ा जाएगा कितने को एसिटाइल को ए बनेंगे? तो एक पाइमिलिक एसिड से 8 एसिटाइल को ए बनेंगे। कितने एसिटाइल को ए बनेंगे? 8 एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये 16 कार्बन का है और एसिटाइल को ए 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो 16 से 2 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट जब होगा 16 कार्बन कंपाउंड तो 8 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब 8 एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है? क्या ये डायरेक्ट एक बार में ये एसिटाइल को 8 एसिटाइल को एक बार में बनेगा? क्या सिंगल स्टेप प्रोसेस होगी? नहीं, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होगी। और कितने बार में कंप्लीट होगी? 7 राउंड में कंप्लीट होगी। जितने बनेंगे उससे एक कम राउंड, क्योंकि लास्ट वाला अपने आप टूट जाएगा। तो कितने राउंड में कंप्लीट होगी ये प्रोसेस? 7 साइकिल में कंप्लीट होगी, 7 साइकिल में। ये आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बन की गिनती बस मालूम होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी नाम हो। अगर फैटी एसिड का कार्बन पता है आपको तो उसका आधा बनेगा, जितना कार्बन होगा उसका आधा एसिटाइल को ही बनेगा और उससे एक कम साइकिल घूमेगा। हर एक साइकिल घूमने में एक NADH2 बनता है और एक FADH2 बनता है। 3 और 2 5 ATP बनते हैं। एक साइकिल बराबर 5 ATP। ठीक है। और एसिटाइल कोई के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एक एसिटाइल कोई बराबर होता है 12 ATP के इक्विवेलेंट होता है, 12 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हो गया 12 × 18 = 12 8 96 96 ATP आपको मिला। किससे मिला? 96 ATP एसिटाइल को ए से मिला। और 55 5 35 ATP आपको मिलेगा आपके 7 साइकिल घूमने से। और इसमें टोटल हुआ आपका 131 ATP। और इसमें से 2 ATP खर्च हो जाते हैं जब भी कोई भी रिस्पायरेशन होगा। फैटी बीटा ऑक्सीडेशन होने पे कितना एनर्जी खर्च होता है? 2 ATP खर्च होता है। तो 2 ATP खर्च कर दो, बना 129 ATP। तो याद रखिएगा 1 पाइमिलिक एसिड इक्वल टू 1 पाइमिलिक एसिड इक्वल टू हाउ मेनी ATP? आंसर होगा 29 ATP। ये रहा आंसर 29 ATP। इस तरह आपको कार्बन गिनती कितनी भी बता दें, जितने भी कार्बन गिनती होगी फैटी एसिड में उससे आधा कर दो, एसिटाइल को ए बनेगा और एक कम साइकिल घूमेगा। हर साइकिल में 5 ATP मिलते हैं और हर एसिटाइल को ए से 12 ATP मिलते हैं। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इमीडिएटली जब भी आप चाहें। प्रैक्टिस कर लीजिएगा अलग अलग फैटी एसिड के लिए। इस पूरी घटना को बीटा ऑक्सीडेशन कहते थे। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं इसके बाद ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बारे में बात करते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ये क्या होती है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की जब हम बात करें तो ये साइकिल की डिस्कवरी पहली बार किसमें की गई थी? तो फैटी सीड में देखा गया था। ये साइकिल फैटी सीड में देखा गया था। फैटी सीड मतलब जितने भी सीड जिनसे तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, उन सभी सीड को फैटी सीड कहते हैं। फैटी सीड के एग्जांपल जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया। तो देख लेते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड का दाना है और ये मस्टर्ड के दाने हैं, इनको पानी में डाल दिए, जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो फैटी सीड में जर्मिनेशन होगा। जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। एनर्जी कहां से मिलेगी? रिस्पायरेशन से मिलेगी। रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए होगा? किस चीज का? रिस्पायरेटरी सब्सटेंस चाहिए होगा, ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए होगा? इनको ग्लूकोज की जरूरत होगी। बताओ इसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? तेल वाले सीड में इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर तो फैट भरा हुआ होता है, तेल भरा हुआ होता है सीड के अंदर। तो फैटी सीड के अंदर क्या भरा हुआ होता है? फैट भरा हुआ होता है। और ये फैट से क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है, एनर्जी से वो जर्मिनेट कर पाते हैं। तो याद रखिएगा फैटी सीड जर्मिनेशन के समय क्या करते हैं? फैट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और इसी फैट के ग्लूकोज में कन्वर्जन को ही कहते हैं आपके ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल।
तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है? कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ग्लूकोज। क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो फैट से ग्लूकोज बनने की घटना को ही ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। और इस घटना के दौरान क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से भी इस घटना को जानते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाए या आपसे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोला जाए, दोनों सेम है। ये साइकिल किसमें देखी जाती है? फैटी सीड, जितने भी फैटी सीड होते हैं उनमें कब चलती है? जर्मिनेशन के समय। उसमें क्या होता है जर्मिनेशन के समय? फैटी सीड में जर्मिनेशन के समय उनका फैट कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से आगे जाकर एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्यों चाहिए उनको? क्योंकि उनको जर्मिनेशन करना है। तो जर्मिनेशन के समय उनमें जितना भी फैट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? ग्लूकोज में। इस घटना को ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर उनको ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये साइकिल पहली बार कोरेनबर्ग और क्रेब्स नाम के दो साइंटिस्टों ने देखा था पहली बार। तो आपको समझ में आया ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है। कहां चलता है ये साइकिल? तो आपके ग्लैक्सिसोम में चलता है, साइटोसोल में चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ये साइकिल 3 जगह चलता है। इस तरह हमारा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी खत्म हो गया। बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, पीपीपी पाथवे पढ़ लिया और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट नंबर आया आपका रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, RQ, फुल फॉर्म है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? रिस्पायरेटरी क्वेश्चन होता क्या चीज है? तो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कुछ नहीं है, जब भी कोई केमिकल रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन के दौरान कितनी CO2 निकली, जितनी CO2 बाहर निकली और जितना ऑक्सीजन खर्च हुआ, उनके बीच का रेशियो को कहते हैं आपका रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। इसका एक फॉर्मूला है, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन इक्वल टू CO2 लिबरेटेड, CO2 निकली, CO2 क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड। कितने वॉल्यूम में? वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेशन। किसी भी रिस्पायरेशन के समय कितनी CO2 बाहर निकल रही है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ और कितना CO2 निकला, इसके बीच में अगर रेशियो निकाल दे तो उसी रेशियो को कहते हैं रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। इसमें ध्यान रखने की सिर्फ इतनी सी बात है, CO2 को ऊपर लिखना, O2 को नीचे लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रहेगा, निकलने वाली चीज ऊपर रहेगी और घुसने वाली चीज नीचे रहेगी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान जितना CO2 बाहर निकलता है और जितना ऑक्सीजन खर्च होता है, इनके बीच के रेशियो को ही कहते हैं रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, RQ वैल्यू। और RQ वैल्यू अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। RQ रिस्पायरेटरी क्वेश्चन सबसे ज्यादा चेंज कब होता है? जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो रहा होता है, फल पक रहे होते हैं। फल के पकते समय, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के समय रिस्पायरेटरी क्वेश्चन में अच्छा खासा डिफरेंस आता है। ठीक है, लेकिन आपके अलग अलग रिस्पायरेटरी क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? तो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है। रिस्पायरेशन के समय कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है, वो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पे? RQ वैल्यू इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है उस पर निर्भर करता है। आपको पढ़ाए थे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, पहले ही पढ़ा चुके हैं। बहुत तरह के रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। कौन कौन सा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आपको पढ़ा चुके हैं अभी तक? सबसे पहला रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आपको पढ़ाए थे हम कार्बोहाइड्रेट, याद करो, कार्बोहाइड्रेट। फिर पढ़ाए थे आपको फैट, प्रोटीन, ये सब क्या है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। ऑर्गेनिक एसिड, ये सब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है और इन सब का अलग अलग रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का RQ वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, अगर कार्बोहाइड्रेट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में यूज किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी अगर सबस्ट्रेट में यूज किया जाए तो RQ वैल्यू कितना होगा? तो कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू 1 होता है। हमेशा रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना आता है? RQ वैल्यू और पूछे कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, आंसर होगा 1। कैसे होगा? तो ये कैसे को देखते हैं। आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन याद करो, ग्लूकोज का रिस्पायरेशन याद कर लेते हैं, C6H12O6
प्लस 6O2 प्लस 6H2O इक्वल टू क्या आता है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। पढ़े थे आप ये फॉर्मूला? अब देखिए ये क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ग्लूकोज है कि नहीं है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन हो रहा है, देखो यहाँ कितनी ऑक्सीजन खर्च हुई, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहे हैं, देख सकते हो आप 6 मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहे हैं और कितने निकल रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। मतलब रिस्पायरेटरी क्वेश्चन मतलब क्या होता है, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन मतलब होता है CO2 बाई O2। कितना CO2 की जगह में कितना आएगा, CO2 की जगह में आएगा 6 और ऑक्सीजन की जगह में कितना आएगा, ऑक्सीजन भी 6। 6 में 6 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। इस तरह आप कभी भी किसी भी रिएक्शन के लिए देख सकते हो कि रिस्पायरेटरी क्वेश्चन हमेशा जितना ऑक्सीजन यूज होगा उतना ही CO2 निकलेगा अगर कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन हो रहा है तो। ये दोनों के बीच में एरोबिक रिस्पायरेशन में, कार्बोहाइड्रेट के एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमेशा बराबर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहां पे लेते हैं अगर हम कि इस रिएक्शन में ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रिस्पायरेशन के लिए अगर 12 ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है तो बताइए कि रिस्पायरेशन के बाद यहाँ CO2 कितना निकलेगा। अगर 12 ऑक्सीजन घुसा है, ग्लूकोज का रिस्पायरेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, जितना ऑक्सीजन घुसेगा उतना ही यहाँ पर निकलेगा, 12 ही निकलेगा, 16 ही निकलेगा। जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर, यहाँ 12 होगा तो यहाँ भी 12 CO2 बाहर निकलेगा। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। किस केस में, अगर यहाँ रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट हो तो। कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन होगा तो ऑक्सीजन जितनी खर्च होगी उतनी ही CO2 बाहर निकलेगी, ये हमेशा फिक्स है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आपसे पूछे हमेशा 1 होता है। किसी भी आपका पूछे, चावल का, गेहूं का, आलू का, किसी का भी पूछे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उनका रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आप कुछ खाओगे तो हमेशा 1 होगा। फिर आपसे दूसरा पूछा जाए फैट या ऑयल, सेकंड रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की याद करें, सेकंड रिस्पायरेटरी क्वेश्चन है आपका फैट या ऑयल। फैट और ऑयल का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 होता है। कितना होता है, अप्रॉक्स 0.7, ये अप्रॉक्स है, ठीक है। 1 से कम हुआ कि ज्यादा हुआ 0.7, तो या फिर इसको कह सकते हो लेस देन 1 कह सकते हो, ज्यादा बेहतर होगा, लेस देन 1, 1 से कम होगा। तो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन फैट का, ऑयल का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन 1 से कम होता है। 1 से कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, CO2 बाई O2। फॉर्मूला याद है ना आपको रिस्पायरेटरी क्वेश्चन का, ये फॉर्मूला होता है। मतलब जब ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी तब 1 से कम वैल्यू आएगी, कि नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी कब, सोचो। अगर कोई चीज ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है तो वैल्यू कितना आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा। तो मतलब 1 से कम आ रहा, मतलब CO2 की वैल्यू अगर कम हो, मान लो 3 हो यहां पर सपोज, और ऑक्सीजन खर्च हो रहे 4, मतलब खर्च, ऑक्सीजन ज्यादा खर्च हो जाए और CO2 कम निकले, तब आपका समझना कि वैल्यू लेस देन 1 आएगी, कि मोर देन 1, लेस देन 1 आएगी। मतलब रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आपका कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, मतलब ये फैट में क्या होता है, तो फैट में ऑक्सीजन ज्यादा खर्च होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है फैट के रिस्पायरेशन में। इसीलिए फैट के रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आप देखोगे हमेशा लेस देन 1 होता है, अप्रॉक्स 0.7 होता है। फैटी सीड, जितने भी फैटी सीड है जैसे कस्टर्ड वगैरह में, सब में देख सकते हो आप अलग अलग में, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड, थर्ड बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का जब भी रिस्पायरेशन होता है तो इनका वैल्यू हमेशा, ऑर्गेनिक एसिड का वैल्यू मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 से ज्यादा वैल्यू आती है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। मतलब CO2 ज्यादा खर्च निकलती है, जितना भी ऑक्सीजन लेगा उससे ज्यादा CO2 निकलेगी। मतलब उनके पास बहुत अमाउंट में कार्बन अंदर स्टोर होती है, CO2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी ऑक्सीजन जितनी खर्च होगी उसकी कंपेयर में। तो ऑर्गेनिक एसिड की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 आती है। अब मोर देन 1 आती है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 1.33 होता है। आपका बात करें ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन होता है आपका 4 होता है, 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन खर्च होगी उससे 4 गुना ज्यादा CO2 बाहर निकलेगी, 4 टाइम ज्यादा। तो अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड का पूछ ले, देखना समझ में आ जाना। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन इसका 4 है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं
ऑक्जेलिक एसिड का रिस्पायरेशन हो रहा है, इसमें 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहे हैं, तो बताओ कितनी ऑक्सीजन CO2 बाहर निकलेगी, कितनी बाहर निकलेगी? रिस्पायरेटरी क्वेश्चन 4 है, मतलब 4 गुना ज्यादा निकलेगी, 4 टाइम्स ज्यादा। यहाँ 10 ऑक्सीजन खर्च हुए तो यहाँ कितनी निकलेगी? 40 CO2 बाहर निकलेगी। अगर यहाँ पे 5 होते तो क्या होता? यहाँ 5 O2 खर्च होती तो यहाँ कितना निकलता? 5 4 जा 20 CO2 बाहर निकलती। मतलब जितना ऑक्सीजन खर्च होगा उससे 4 टाइम ज्यादा CO2 निकलेगी ऑक्जेलिक एसिड के केस में। तो इससे देख सकते हो ऑर्गेनिक एसिड कोई भी हो उनका रिस्पायरेटरी क्वेश्चन मोर देन 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन मोर देन 1 होगा। फिर बात करें हम कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करें हम किसका? कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट करें। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हम कार्बोहाइड्रेट का ही बात कर रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कब देख रहे हैं? एनारोबिक कंडीशन पे। अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो क्या होगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? तो हम बात करें एनारोबिक रिस्पायरेशन की, तो याद करो एनारोबिक रिस्पायरेशन में CO2 तो निकलती है लेकिन ऑक्सीजन खर्च नहीं होती। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो CO2 तो निकलेगी लेकिन ऑक्सीजन खर्च नहीं होगी। मतलब यहां कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे देखें 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं ग्लूकोज की रिस्पायरेशन में, आपको पढ़ाए थे, यहां वैल्यू आएगी 2 और ऑक्सीजन खर्च होगी कि नहीं होगी? नहीं, 0 होगा। जल्दी से बताओ किसको कैलकुलेशन करना आता है? 2 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 0 या 2? क्या आंसर होगा? 0 होगा, 2 होगा या कुछ और आंसर होगा? 2 डिवाइडेड बाई 0। कितने लोगों को मैथ आती है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करो 0 से। जिसका जो आंसर दिमाग में आ रहा है उसको कमेंट में लिखना, हम आंसर बता देते हैं। वैसे 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे उसका आंसर हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी डिजिट के आगे अगर 5 के नीचे 0 लिख दें तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। 10 के नीचे 0 लिख दें, इनफाइनाइट। किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 से डिवाइड करें उसे, आंसर इनफाइनाइट आता है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, कुछ 0 आंसर देते हैं, कुछ 2 देते हैं। ना इसका आंसर 0 होगा ना 2 होगा, आंसर होगा इनफाइनाइट। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जब भी होगा, कितना रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी क्वेश्चन इनफाइनाइट होगा। फिर हम बात करें आपकी, अगर हम बात करें प्रोटीन के रिस्पायरेशन की, प्रोटीन भी है ना, तो प्रोटीन का रिस्पायरेशन की बात करें तो जब प्रोटीन का रिस्पायरेशन होगा तो प्रोटीन का रिस्पायरेशन होगा, तो प्रोटीन के रिस्पायरेशन का भी रिस्पायरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। लाइक फैट और प्रोटीन का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों का लेस देन 1 होता है। इसका भी रिस्पायरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 था और प्रोटीन का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन भी लेस देन 1 होता है। इसका अप्रॉक्स 0.7 होता है, इसका अप्रॉक्स 0.9 होता है। तो 0.9 के आसपास होता है। प्रोटीन का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है? 0.9, अप्रॉक्स 1 के आसपास, बस, लेकिन 1 से लेस होगा। और हम बात करें कैम प्लांट की, बात करें हम कैम प्लांट के बारे में पढ़ा होगा आपने, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट क्लास 11 से पढ़कर आए होंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। तो कैम प्लांट की बात करें तो कैम प्लांट में रात के समय देखा जाए तो कैम प्लांट में रात के समय आपके कैम प्लांट में CO2 रिलीज नहीं होगी, CO2 बाहर नहीं निकलेगी और रात के समय CO2 बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए CO2/O2 जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे तो CO2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। रात के समय कैम प्लांट से CO2 नहीं निकलती, इसलिए ऊपर का वैल्यू 0 हो जाएगा। नीचे का अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं, सपोज 5 रखते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, यहां पर क्या आंसर होगा? किसी भी संख्या में 0 में और 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 0। मतलब कैम प्लांट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है? कैम प्लांट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये याद रखना। किसी संख्या में 0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा और 0 में कोई संख्या डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा हमेशा। इस तरह कैम प्लांट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होगा? 0, प्रोटीन का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन 0.9, एनारोबिक का इनफाइनाइट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मोर देन 1, फैट और ऑयल का 0.7 और कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन 1 होता है। आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश्ड हो रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन से लेकर तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आपको मालूम चल गया है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम ही। बताइए
एक्स नाम का एक केमिकल है और उसमें 12 O2 अंदर जा रहा है और 10 CO2 बाहर आ रहा है, ठीक है। अब बताइए ये X नाम का केमिकल क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन बी ये फैट होगा और ऑप्शन सी ऑर्गेनिक एसिड होगा। क्या होगा? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी या सी? जिसको पता है आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए जल्दी से। क्या आंसर होगा? एक्स क्या है? यहां पर देख सकते हो ऑक्सीजन 12 जा रहा है, CO2 कम निकल रहा है, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन CO2/O2 होता है फॉर्मूला, CO2/O2 फॉर्मूला में रखेंगे, 10/12 रखेंगे, मतलब लेस देन 1 वैल्यू आई। और लेस देन 1 वैल्यू किसकी होती है? लेस देन 1 किसकी वैल्यू होती है? कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्टली 1 होती है और ऑर्गेनिक एसिड की मोर देन 1 होती थी, इसलिए आंसर क्या होगा? फैट। फैट की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, राइट आंसर है फैट। ये फैट या फिर प्रोटीन हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लेस देन 1 दोनों की वैल्यू है। तो इस तरह आपने रिस्पायरेटरी क्वेश्चन क्लियर कर लिया, ग्लाइको ऑक्सीलेट साइकिल कंप्लीट कर लिया और अब आपका लगभग रिस्पायरेशन चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। लास्ट लेक्चर आपको देंगे इसके बाद, जिसमें हम आपको बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू, ठीक है।